दोस्तों ये बात हो रही है शिशुनाग वंश की। इसके पहले 5 वीडियो निकल चुके हैं, आपने नहीं देखा तो वहां जाइए और सीरीज को समझिए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो इस शिशुनाग की बात हो रही है। मसला ये है कि मगध में जो है साम्राज्य अपने पूरे चरम पे है और चारों तरफ मार काट, षड्यंत्र और स्थिति बहुत खराब है। तो शिशुनाग वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वहां पर ये ट्रेंड चल गया था कि खून खराबा करिए और गद्दी हथियाइए। खासकर जो बेटा है अपने पिता को मारकर जो राजा बना, उससे मगध की इमेज बहुत खराब हो चुकी। तो वहाँ की जनता जो है ना पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। अब जनता चाहती थी बदलाव। जैसे नेपाल में आपने क्या देखा, नेपाल में भी आपने यही देखा कि जब जनता ऊब जाती है तो वो जन क्रांति पे उतर आती है। तो वही कुछ मगध में भी हुआ। तो आगे देखते हैं कि जन क्रांति हुई और उस जन क्रांति में किसको शासक बनाया गया। तो इस विद्रोह में जो है शिशुनाग नाम के एक योग्य अधिकारी जो था उसको जो है राजा चुना गया। क्योंकि पहली बार राजवंश की स्थापना हुई किसके द्वारा? राजा के द्वारा नहीं, जन क्रांति के द्वारा हुई। उनके द्वारा मतलब लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो डेमोक्रेसी का एक तरीके से कह सकते हो आप बना। डेमोक्रेसी की पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कि जनता ने एक राजा चुना और सबको हटा दिया। एकदम क्लियर है, इसमें कोई बात डाउट वाली है नहीं। तो बनाया कि इसको शिशुनाग वंश को, शिशुनाग को जो है अपना राजा बनाया 412 से 394 ईस्वी। तो शिशुनाग ने राजा बनने के बाद बहुत मतलब चतुराई से काम किया। जैसे उन्होंने क्या किया, वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पहली पाटलिपुत्र थी, उसके बाद वैशाली को बनाया। देखिए इस पूरी सीरीज में 3 राजधानियों के नाम आते हैं। एक तो राजगृह है जो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद आता है आपका पाटलिपुत्र। इसके बाद अब जो ये शिशुनाग है इसने सेकेंडरी राजधानी बनाई, मतलब प्राइमरी नहीं, मतलब एक कंट्रोलिंग के लिए ये चीज डेवलप करी। अब शिशुनाग वंश जब राजा बन जाता है तो इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि अवंती राज्य को हराना। अवंती को हराना सदियों में कह सकते हैं, पिछले 100 साल में अब मगध और अवंती में खूब लड़ाई चलती रही। तो अवंती के राजा अवंती वर्धन को हराकर पूरे अवंती राज्य को मगध में मिला लिया। तो काम तो अच्छा किया। तो विजय के इससे फायदे क्या होंगे? फायदा ये होगा कि मगध का जो साम्राज्य था बंगाल से मालवा तक फैल गया, पहला। दूसरा कि वत्स राज्य भी मगध में मिल गया और व्यापारिक रास्ते खुल गए। मगध का कोई बड़ा दुश्मन अब रहा नहीं। तो मिला कि इसने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। अब जो दुश्मन होंगे वो इंटरनल दुश्मन होंगे। तो शिशुनाग जो आया उसके बाद उसका जो है बेटा काला अशोक आया। काला अशोक को जो है राजा बना। क्योंकि अभी लेकिन ये इस बात को क्लियर कर लीजिए कि अब यहाँ पर जनतंत्र जैसा कोई बात नहीं है। अब राजा का बेटा फिर राजा बन रहा है। सिर्फ शिशुनाग के केस में जन क्रांति हुई और उसको राजा बनाया गया। तो शिशुनाग का बेटा कालाशोक, ये वही राजा का बेटा राजा बनेगा। इसी फार्मूले पे ही ये जो है चल रहा है फिर से। तो पुराणों में उसे काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक ने राजधानी को वापस पाटलिपुत्र किया। अब देखिए राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें चेंजेस आए। कभी राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। तो जो उन्होंने वैशाली बनाई थी उसको इन्होंने फिर शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र 2 नदियों के जंक्शन पे बना था। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके पीछे बनाने के कारण क्या था। कालाशोक के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि द्वितीय बौद्ध संगीति, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक महत्वपूर्ण घटना है। और जो बौद्ध संगीति हुई इसमें 100 साल बाद हुई। जब बुद्ध का निर्माण हो गया उसके 100 साल बाद ये घटना घटी। बौद्ध संगीति यहाँ पर होती है और धर्म के नियमों को लेकर चर्चा हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो है इसके शासनकाल का सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से भी ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अब इसमें कालाशोक ने जो गलती करी, कालाशोक ने जो सबसे बड़ी गलती की, अपना राज्य जो है 10 बेटों को बांट दिया। कहने का मतलब सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपनाया और सबको टुकड़े टुकड़े करके जो है बांट दिया। ये सबसे बड़ी इसकी भूल थी। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छे फैसले लेता है व्यक्ति, उसके बाद कुछ खराब फैसला लेता है जिसकी वजह से उसकी समाप्ति का दौर चालू हो जाता है। तो इसमें जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो शक्ति कमजोर हो गई, सेंट्रलाइज सिस्टम हट जाएगा। तो जो नवा बेटा था नंदीवर्धन, ये मेन राजा बना मगध का। पहले तो डिवाइड कर दिया लेकिन एक मेन तो रहता ही। मान लीजिए दिल्ली, भारत में 28 स्टेट है तो दिल्ली मुख्य रहता है। तो वहाँ का मान लीजिए समझिए नंदीवर्धन को बना दिया जो मुख्य राजा। इसका भी बहुत मतलब ट्रेजिक अंत हुआ है। शिशुनाग का अंत जो है बहुत दुखदाई था। जो अंतिम राजा था महानंदिन, जो नंदीवर्धन का बेटा था। कहने का मतलब जो 10 डिवाइड इन्होंने किए थे अपने राज्य के, उसमें एक
जो है नंदीवर्धन था उसका बेटा महानंदन, ये शिशुनाग वंश का अंतिम दावेदार था। 344 में इनका खेल खत्म हो गया। अब हुआ कैसे? तो हुआ ये कि बाण भट्ट के अनुसार, कहने मतलब दो कहानी प्रचलित है। बाण भट्ट के अनुसार जब कालाशोक पाटलिपुत्र में घूम रहा था तो महापद्मनंद नामक व्यक्ति के ने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी। तो दूसरी कहानी यह है कि महानंदिन की हत्या उसकी पत्नी और उसके शूद्र प्रेमी ने मिलकर, ये ज़्यादा प्रचलित है कि महानंदिन की हत्या उसके पत्नी और शूद्र प्रेमी ने मिलकर की और यही प्रेमी आगे चल के महापद्मनंद बना। तो दो है कि एक चाकू मारा, एक महापद्मनंद बना और नंदवंश की शुरुआत करी। तो नंदवंश जो यहाँ से शुरुआत होगा ये इतिहास में एक नया मोड़ लेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए। अब शिशुनाग वंश की खासियत क्या है? शिशुनाग वंश की खासियत ये है कि इनकी विशेष पहचान थी जो राजवंश से अलग बनाती, क्योंकि इनकी जो एंट्री ही हुई थी ये जन क्रांति को लेकर हुई थी। तो इनका कार्यकाल जो देख लीजिए, शिशुनाग वंश का 18 साल था। शिशुनाग वंश के मतलब शिशुनाग का 18 साल चला है, कालाशोक का 28 साल चला है। 10 पुत्र कुल 22 साल चले हैं और महानंदिन आखिरी राजा था। ये समय सारणी है इसकी। उपलब्धियां क्या थी? जन क्रांति से स्थापना हुई थी, अवंती विजय, साम्राज्य का विस्तार और कालाशोक के समय में बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण, बौद्ध संगीति वगैरह जो हुई। पाटलिपुत्र को भारत की राजधानी वापस बनाई गई थी, बीच में वैशाली में भी बनी है, ये भी याद रखिएगा। शिशुनाग वंश की कहानी में हमें मतलब सीखने को क्या मिलता है एज ए स्टोरी? एक गलत निर्णय जो है पूरा साम्राज्य खत्म कर सकता है। तो वंश की जो अवधि और प्रभाव था यह 68 साल था। 3 मुख्य इसमें राजा थे जिसके बारे में आपको बताया गया है। 2 राजधानियां पाटली और पुत्र वैशाली के बारे में चर्चा था। लेकिन ये जो बेस बनेगा ये मौर्य साम्राज्य का आधार बनेगा, क्योंकि ये इसके बाद आएगा नंदवंश। नंदवंश पे ही मौर्य साम्राज्य खड़ा होगा। तो अब नंदवंश से स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी और बहुत टिपिकल नहीं रह जाएगी। अभी तक की जो स्टोरी थी वो काफ़ी टिपिकल थी, लेकिन क्लियर करने की कोशिश करी गई। लेकिन अब जो है वो काफ़ी क्लियर हो गया कि मौर्य साम्राज्य जो था बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा, नंदवंश के बाद में आएगा। इस बात को याद रखिएगा। हालांकि इस वंश का अंत हिंसक था, ये भी जान लीजिए कि बहुत ज़्यादातर मान के चलिए हिंसक ही होते हैं। और मगध के लिए शिशुनाग व कालाशोक ने जो हो सकता था अपने हिसाब से किया। लेकिन यहाँ पर जो शिशुनाग वंश की विरासत थी, यहाँ पर एक डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया, एक तरीके से आप देख सकते हो कि जिस तरह से लोकतंत्र जागा ये आगे डेमोक्रेसी का आधार बनेगी। यहीं से एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो सकता है। हालांकि डेमोक्रेसी हल्की सी शुरुआत पीछे भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ ये महत्वपूर्ण है। तो आगे इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे।